हेलो फ्रेंड। आज हम हैं क्लास 11 में और इसमें हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को कौन कर सकता है, मतलब किसकी कैपेसिटी में आता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले ये चार्ट बनाया हुआ है, इसमें है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पार्टीज अनेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर माइनर आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ 18 ईयर के जो नीचे होते हैं वो माइनर कहलाते हैं। पर्सन अनसाउंड माइंड और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब इसमें जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है? लुनाटिक, इडियट, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड। मतलब कोई जैसे हम इसको पागल बोल सकते हैं, जहाँ किसी का कुछ टाइम पीरियड के लिए उसका काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। इडियट जो मूर्ख होता है, और जहाँ उसने कुछ नशा, दारू या कुछ और नशा किया हुआ है, वो भी अनसाउंड माइंड में आएगा। अब डिस्क्वालीफाई लॉ में डिस्क्वालीफाई किनको किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? एलियन एनिमी, कोई बाहर का दुश्मन हो गया, फॉरेन सॉवरेन हो गए, कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट मीन्स क्या होता है? कोई दोषी अपराधी। कॉपरेशन एंड कंपनी और इंसॉल्वेंट क्या होता है? जो दिवालिया होता है, जिनके पास मतलब जो कुछ भी रीपे नहीं कर सकते, जिनकी जो दिवाली हो जाते हैं, जिनके पास पे करने के लिए कुछ नहीं रहता। तो आगे है हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन 11 क्या कहता है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी हो, माइनर ना हो, मेजर हो, 18 साल से बड़ा हो, अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसमें वो मेन पर्सन है। हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो उसका जैसे साउंड माइंड का हो, और एंड नॉट इज डिस्क्वालीफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट है। आगे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन domiciled in Indian attain majority on the completion of 18 years of age। जब वो अपनी 18 साल कंप्लीट कर लेता है, वो मेजॉरिटी लेवल पे पहुंच जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? 21 ईयर है इन फॉलोइंग केसेस में। कौन कौन से केसेस हैं? वेयर अ गार्डियन ऑफ अ माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर द गार्डियन एंड वार्स एक्ट 1890। जब उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, तब वो 21 साल के बाद ही मेजॉरिटी हासिल करेगा। वेयर माइनर्स प्रॉपर्टी हैज़ पास्ड अंडर द सुप्रीडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब कोर्ट ने सुप्रीडेंस दी है किसी को उसकी प्रॉपर्टी की, तब वो 21 साल पे ही मेजर बन पाएगा। अब किसी भी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में माइनर की क्या पोजीशन होती है? पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट्स बाय माइनर्स। वैलिडिटी, इसकी को वैलिड है या नहीं है। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिटिव। वॉइड एब इनिटिव का मतलब है स्टार्टिंग से, जब कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम से वो वॉइड माना जाएगा। ये एक मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष, ये इसमें है, रिकमेंड किया हुआ है ये केस। ये मिस्टर डी कौन है? दामोदर दास घोष। अ माइनर
mortgage his house for ₹20,000, वो अपना 20,000 में गिरवी रख देता है अपना मकान टू अ मनी लेंडर, किसी फाइनेंसर के पास। बट द मोर्टगेज द मनी लेंडर पेड हिम अ सम ऑफ ₹8,000, उसने उसको 8,000 दे दिया। सब्सिक्वेंटली द माइनर ये क्या लिखा है, फॉर सेटिंग असाइड द मोर्टगेज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शूड माइनर शूड फॉर सेटिंग असाइड, उसने केस किया उसकी मोर्टगेज को करने के लिए, सेटल करने के लिए। हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, ये माना गया कि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था। एज मिस्टर डी वाज माइनर, क्योंकि डी माइनर था। एंड देयर फॉर ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी थिंग टू द लेंडर, क्योंकि लेंडर ने उसको 8,000 दे दिए थे, लेकिन वो रीपेमेंट करने के लिए लाइबल नहीं था। और सेकंड है वैलिडिटी आ गया, वॉइड एव इट्यू। A minus has received any benefit under a void contract, he cannot be asked to return the same. अगर उसको कुछ बेनिफिट है तो वो लाइबल नहीं होगा उसको रिटर्न करने के लिए। इफ़ अ माइनर हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर अ void contract, he cannot ask return the same, ये हो गया। और fraudulent representation by a minor, no difference in the status of agreement, the contract remains void। अगर माइनर ने कुछ फ्रॉड से भी रिप्रेजेंट किया है तब भी वो लाइबल नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, वो void ही माना जाएगा। A minor with the consent of all the partners be admitted to the benefit of an existing partnership। ये देखो इसमें है सभी एक माइनर है जो सबकी जितने भी वहाँ उसमें पार्टनर होंगे उनकी कंसेंट से उनके बेनिफिट के लिए वो उस बेनिफिट उसमें से ले सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। contract entered into by minor are void ab initio, hence no specific performance can be enforced such contract। जैसे कि void contract स्टार्टिंग से ही void होते हैं तो उनको किसी भी तरह से फोर्स में नहीं लाया जा सकता, उन कॉन्ट्रैक्ट को वो लागू नहीं करवाए जा सकते। Minors parent guardian are not liable to minors creditor for the breach of contract by the minor। माइनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें उसने किसी क्रेडिटर को पैसे देने हैं, वो लाइबल है, या उसका कुछ भी लॉस हुआ है तो उनके पेरेंट्स या गार्डियन उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। जैसे हमें पता ही है कि वो वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई भी उसमें लाइबल नहीं होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं लाइबल होगा। A minor can act as an agent but not personally liable, but he cannot be principal। A minor can act as an agent, एक एजेंट के रूप में वो एक्ट कर सकता है एक माइनर, बट नॉट, वो उसमें लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल की जगह पे। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के बिहाफ पे, उसने कोई चीज़ उसकी गाड़ी सेल करवाती, जैसे बी की ए माइनर है और बी ने गाड़ी सेल कर दी, उसने ए को बोल दिया इन्हें गाड़ी सेल कर दी, उसमें जो भी बेनिफिट होगा या लॉस होगा ये ए उसके लिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन एजेंट के रूप में वो काम कर सकता है। ए माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर of a company except when the share are fully paid up or transferred by share।
वो इसमें है किसी भी कंपनी में वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता, मीन्स वो पार्सली इशूड होते हैं ना जो शेयर, उसमें नहीं होता। अगर वो फुली पेड अप है तो वो शेयर होल्डर बन सकता है फुली। जैसे किसी भी ग्रैंडफादर ने अपने पोते के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, कंडीशन है वो फुली पेड अप हों, उसमें अगर 10 रुपए का शेयर हो तो 10 पे हुए होने चाहिए कंपनी को, तब तो वो शेयर होल्डर बन सकता है, अदरवाइज वो शेयर होल्डर नहीं होगा। अ माइनर कैन नॉट बी adjudicate as insolvent। ये वही इंसॉल्वेंट कौन होते हैं, हाँ, जो दिवालिये होते हैं, जो कुछ भी जिनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा निकलती है, जिसकी एसेट्स कम होती हैं, वो वाला। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपीरेंट कैश सर्विसेज एजुकेशन। यही वही एजेंट की तरह ही है कि जैसे एजेंट की तरह यहाँ भी एक उसमें वर्क कर सकता है, किसी सर्विस में, एजुकेशन में, इसमें एंटर कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में। अ माइनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अप्रेंटिसशिप और फॉर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेशल आर्ट एजुकेशन एक्सेट्रा। ये भी वही जो हमने ऊपर डिस्कस की है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हैं। द आर अलाउड बिकॉज इट इज़ जनरेट बेनिफिट टू द माइनर। क्यों हो सकता है इनमें पार्टिसिपेट क्यों कर सकता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि इसमें वो उसको माइनर को बेनिफिट होएगा। तो इन शॉर्ट हमने ये देखा जिसमें भी माइनर को बेनिफिट होगा और वो उनमें एंटर कर सकता है। आगे है गारंटी फॉर एंड बाय अ माइनर। गारंटी जैसे किसी माइनर ने कोई गारंटी दी, आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ अ माइनर इज़ वैलिड। अगर माइनर के फेवर में है तो वो वैलिड है। हाउएवर अ माइनर कैन नॉट बी a surety in a contract of guarantee. This is because the surety it ultimately liable under a contract guarantee, whereas a minor can never be held personally liable। मतलब वो किसी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि वो लाइबल ही नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उसके लिए अगर किसी ने गारंटी दी है तो वो वैलिड मानी जाएगी माइनर के लिए। माइनर एज अ ट्रेड यूनियन मेंबर, अगर वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर है, एनी पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर मे बी मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन प्रोवाइडेड द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन अलाउ, सो सच ए मेंबर विल इंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ मेंबर। वही अगर वो 15 ईयर का है तो वो अपने राइट्स यूज़ कर सकता है एज अ ट्रेड यूनियन। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं माइनर के केस में। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं हम फटाफट से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर, जैसे हमने ऊपर भी देखा, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, उसके गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेनिफिट ऑफ अ माइनर बाय द गार्डियन और मैनेजर ऑफ हिज स्टेट, वही उसके बेनिफिट के लिए उसके गार्डियन ने, जहाँ उसके मैनेजर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें 2 कंडीशंस हैं, विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, उनको अथॉरिटी होनी चाहिए गार्डियन को, और सेकंड बेनिफिट होना चाहिए। ये तो मेन पॉइंट है ही। और सेकंड केस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जो लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनमें जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन सी नेसेसिटीज़ होती हैं। एग्जांपल फूड, क्लोथ, बेड, शेल्टर, शूज़, मेडिसिन एंड सिमिलर।
अदर थिंग रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज लाइफ और फॉर द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट एक्सपेंसेस फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ग्रेड एंड आर्ट्स एक्सपेंसेस, ये सारी है इसमें। तो क्या है जो नेसेसिटी है लाइफ को सरवाइव करने के लिए। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट, अ माइनर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट सिविल wrong committed by him. Example, a 14-year-old boy drives a car carelessly and injure b, he is liable for the accident. ये है कि ऐसा थोड़ी है कि अगर वो है माइनर है तो वो कुछ भी करेगा, अगर उसने कोई क्राइम वगैरह किया है तो उसके लिए तो वो लाइबल हो गई है। जैसे उसने गाड़ी ड्राइव की है और किसी को इंजर कर दिया कोई उसमें, तो वो उसके लिए लाइबल होगा उस एक्सीडेंट के लिए। चलो, थैंक यू स्टूडेंट।